हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्ट्रिक्शंस ऑन आईटीसी इन जीएसटी। जैसे कि हम सबको पता है कि जीएसटी में आईटीसी लेने के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं एंड बहुत सारे कंडीशंस हैं, कब आप अवेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ओके, इसी चीज को पूरा जीएसटी लॉ एंड जीएसटी सीजीएसटी एक्ट एंड रूल्स में कहाँ कहाँ पे क्या कंडीशंस है, क्या बताया गया है, उसको पूरा समराइज फॉर्म में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप लोग सेव करके रख लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो हमेशा काम आते रहेगा। सबसे पहला कंडीशन है आईटीसी लेने का, जो बताया गया है 16(1) और 17(1) में क्या है कि आईटीसी आपका बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। अगर कोई भी आप परचेस करते हैं, वो अगर ओनली बिजनेस पर्पस के लिए है, तभी आप उसका आईटीसी ले सकेंगे। अदर देन दैट, अगर आप पर्सनल यूज के लिए है तो उसका आईटीसी आप नहीं ले सकेंगे। सोचिए, एक मोबाइल आप खरीद रहे हो बिजनेस के लिए, वो उस पे आपका बिजनेस का नंबर वगैरह दिया हुआ है सब कुछ, और एक मोबाइल आप खरीद रहे हो पर्सनल के लिए, ठीक है। तो जो बिजनेस के लिए यूज किया गया, इसका आईटीसी मिलेगा, इसका आईटीसी आप नहीं मिलेगा। मैं एक एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे। इनपुट यूटिलाइज्ड फॉर पर्सनल एंड नॉन बिजनेस पर्पस, नो क्रेडिट कैन बी क्लेम, उसका आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो। फर्स्ट, बिजनेस पर्पस के लिए एक्सपेंसेस या परचेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परचेस करेंगे तभी सामने वाला पार्टी जीएसटीआर 1 अपना फाइल करेगा और आपका टू बी में रिफ्लेक्ट होगा। नाउ कम टू सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंडीशन इज 16(2) का कंडीशन, जो बताता है आईटीसी लेने का क्या कंडीशन है। सबसे पहले आपके पास वैलिड इनवॉइस और डेबिट नोट होना चाहिए। ये क्लियर हुआ आपको? वैलिड इनवॉइस और डेबिट नोट, आपका टू बी में वो चीज दिखना चाहिए, आपका टू बी में ये चीज रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि सामने वाला पार्टी ने आपका आप इनवॉइस फाइल किया है, और आपको गुड्स और सर्विस जो है ये रिसीव हो जाना चाहिए। आपके सोचिए कि इनवॉइस आ गया अप्रैल में, अप्रैल 30 अप्रैल को, लेकिन प्रोडक्ट आपके पास आया 1 मई में, तो आप आईटीसी के लिए एलिजिबल 1 मई को होंगे, नॉट 30 अप्रैल के टाइम पे। समझ रहे? मई का रिटर्न 3B आपका कब लगेगा? जून में, एट दैट टाइम होंगे। अप्रैल का जब मई में लगा तब आप नहीं होंगे, ठीक है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सप्लायर मस्ट पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड टैक्स पेयर मस्ट फाइल जीएसटीआर 3B। जो भी सप्लायर है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देना चाहिए, एंड टैक्स पेयर जो है, जो आपका सप्लायर है, वो जीएसटीआर 3B अपना फाइल करना पड़ेगा उसे। थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन, 180 डेज पेमेंट रूल। अगर आपने रिसिपिएंट ने अगर सप्लायर को 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो आईटीसी आप एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब आईटीसी आपको, अगर आप ले लिए होंगे आईटीसी, तो रिवर्स करना पड़ेगा। एट दैट टाइम आप जब पेमेंट करेंगे, देन आप वो आईटीसी को फिर से क्लेम कर सकते हैं। रीअवेल्ड विदाउट फ्रेश टाइम लिमिट, तब कोई टाइम लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। टाइम लिमिट हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? 16(4) के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अनदर इंपॉर्टेंट, डेप्रिसिएशन क्लेम रेस्ट्रिक्शन। अगर आपने कोई ऐसा खरीदा है जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, ऐसा कुछ आइटम परचेस किया जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो, तो उस पे आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। आई उस पे आप आईटीसी, मतलब 100 रुपया का प्रोडक्ट है, आपने 18 में खरीदा, 118 हुआ, इसके ऊपर आप कर लो आईटीसी, इसके ऊपर आप कर लो डेप्रिसिएशन। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी कर रहे हैं और फिर ये 18 का आईटीसी भी आप ले रहे हैं। आई होप अंडरस्टैंड। 118 के ऊपर आप डेप्रिसिएशन भी कर रहे हो, ये नहीं होगा, और 18 का आईटीसी ले रहे हो, ऐसा नहीं होगा। 100 के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन करो, लेकिन 18 का फिर आईटीसी लो। आई होप अंडरस्टैंड। टाइम लिमिट, जो मैंने पहले कहा है, 16(4) का जो टाइम लिमिट है, पहले सितंबर था कुछ के, अब उसको बढ़ा के 30 नवंबर कर दिया गया है। कट ऑफ डेट इज 30 नवंबर, और द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज अर्लियर है। ओके, व्हिच एवर इज अर्लियर, एक सेकंड में, व्हिच एवर इज अर्लियर। फिर आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, और एक जो इम्पोर्टेंट
रिस्ट्रिक्शंस है वो है क्या है, 99% आईटीसी यूटिलाइजेशन लिमिट, 86B रूल, 86B इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी टैक्स पेयर है उनका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 50 लाख रुपया एक्सीड कर रहा है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ITC cannot be discharged to more than 99% of the output tax liability, एटलीस्ट 1% आपको कैश में पेमेंट करना ही पड़ेगा। समझे ये बात को आप। प्रोपोर्शनेट क्रेडिट फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, अगर सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा इनपुट लिए है जिसमें आपको क्या ना, आप टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट ये दोनों आप एक ही इनपुट से कर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हैं, इनपुट सप्लाई भी कर रहे हैं। इन दैट केस आपको प्रोपोर्शनेटली जो आपका कॉमन क्रेडिट का पोर्शन है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। जितना पोर्शन आप एग्जेम्प्ट के लिए यूज कर रहे हो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग। 17(2) देखिए इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूं यहाँ पे कि आईटीसी का क्या रेस्ट्रिक्शंस है ऑल ओवर द एक्ट और रूल, एक समराइज फॉर्म में, ठीक है। तो ये अपना मेन मोटिव है कि कहाँ कहाँ पे अपना रेस्ट्रिक्शंस है वो समझना। अच्छा, ब्लॉक क्रेडिट 17(5) का ब्लॉक क्रेडिट आपको अच्छे से पता है। अगर हम कोई मोटर व्हीकल खरीदते हैं या फूड बेवरेज खरीदते हैं या क्लब मेंबरशिप या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या इंश्योरेंस या सर्विस फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये सब की वजह से क्या है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस है और कुछ आईटीसी ब्लॉक, मोटर व्हीकल में अगर आप 13 सीटर से अगर नीचे का है आप आईटीसी नहीं ले सकते हैं। आईटीसी उस से ले सकते हैं अगर आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो या ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ये रेस्ट्रिक्शंस है, ब्लॉक किया गया है यहाँ पे आईटीसी। सेल ऑफ कैपिटल गुड्स, अगर आपने कुछ कैपिटल गुड्स खरीदा था उसे आप 5 इयर्स के पहले सेल कर रहे हो, दैट केस आपको प्रोपोर्शनेट जो आईटीसी है वो रिवर्स करना पड़ेगा। ये जो मैं आपको बताया ना प्रोपोर्शनेट और 0.7 एंड 0.9, इसके लिए आपको रूल 42, रूल 43, ये दो चीज अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है, पूरा रूल में कैसे हम लोग को प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना है, पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है, वो अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। तो ये था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक रेस्ट्रिक्शंस ऑन आईटीसी इन जीएसटी, ओवरऑल क्या रेस्ट्रिक्शंस है एंड सबसे ज्यादा केस देखेंगे ना आईटीसी को लेके ही केसेस है, ठीक है। ये था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप वीडियो आप लोगों के लिए एक समराइज फॉर्म में हमने डिस्कस किया। ऐसे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए और भी आता रहूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।